गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। कल अपन ने लास्ट में टॉपिक छोड़ा था, कौन सा था? क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल किसे कहा था अपन ने? तब अपन ने कहा था कि पायरुविक एसिड के डीकार्बोक्सिलेशन के फलस्वरूप आपके पास क्या बना बेटा? एसिटाइल कोएंजाइम। पायरुविक एसिड के डीकार्बोक्सिलेशन के फलस्वरूप बने एसिटाइल कोएंजाइम का पूर्ण ऑक्सीकरण। पूर्ण ऑक्सीकरण का मतलब बेटा जितने भी कार्बन है उनका किसके रूप में बाहर निकलना? CO2 के रूप में बाहर निकलना। पूर्ण ऑक्सीकरण एक चक्रीय प्रक्रम द्वारा होता है जिसकी खोज क्रेब्स नामक साइंटिस्ट ने की थी, इसलिए उनके मान सम्मान में एसिटाइल कोएंजाइम के पूर्ण ऑक्सीकरण का नाम क्या दिया बेटा? क्रेब्स साइकिल। अब क्रेब्स साइकिल में एसिटाइल कोएंजाइम के प्रवेश करने से बनने वाला प्रथम उत्पाद कौन सा होता है बेटा? सिट्रिक अम्ल बनता है। सिट्रिक अम्ल बनने के कारण इस चक्र का दूसरा नाम क्या दिया बेटा? सिट्रिक अम्ल साइकिल। अब सिट्रिक अम्ल में कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या कितनी होती है बेटा? 3 होती है। 3 को ट्राई कहते हैं, इसलिए इसका तीसरा नाम क्या दिया बेटा? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। अब अगला पॉइंट अपन ने कल शुरू किया था, मैकेनिज्म ऑफ ए क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल की पूरी प्रक्रिया है, इसको निम्न चरणों में क्या किया गया बेटा? डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला चरण आपके पास कौन सा था? फॉर्मेशन ऑफ सिट्रिक एसिड। तब अपन ने कहा सबसे पहले जो एसिटाइल कोएंजाइम है, कितने कार्बन का बेटा? 2 कार्बन। ये एसिटाइल कोएंजाइम किसके साथ? ऑक्सलो एसिटिक एसिड के साथ कितने कार्बन का है बेटा? 4 कार्बन के साथ कौन से एंजाइम की उपस्थिति में? सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या होता है? जल योजित, यानी कि जल का एक अणु भी जुड़ता। उसके फलस्वरूप सबसे पहले 6 कार्बन युक्त क्या बनता है बेटा? सिट्रिक एसिड। कितने कार्बन का है? 6 कार्बन। साथ में क्या बाहर निकल जाएगा? HSOH। लैंग्वेज को कैसे बनाओगे? सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में पायरुविक एसिड के डीकार्बोक्सिलेशन द्वारा बना हुआ एसिटाइल कोएंजाइम 4 कार्बन युक्त ऑक्सलो एसिटिक एसिड के साथ जल योजित होता है, जिसके फलस्वरूप प्रथम स्थायी उत्पाद क्रेब्स साइकिल का क्या बनता है? सिट्रिक एसिड बनता है। सेकंड स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ सिस एकोनिटिक एसिड। अब जो फर्स्ट स्टेप में आपके पास सिट्रिक एसिड बना है ना, उस सिट्रिक एसिड का कौन से एंजाइम की उपस्थिति में? एकोनिटेज एंजाइम की उपस्थिति में। एकोनिटेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या होता है? जल योजन, यानी कि इससे क्या बाहर निकलता है? जल का एक अणु बाहर निकलता है, जिसके फलस्वरूप क्या बनता है? सिस एकोनिटिक एसिड बनता है। अब ये भी कितने कार्बन का था बेटा? 6 कार्बन का। केवल इससे क्या बाहर निकला है? जल का एक अणु बाहर निकला है। इसका मतलब सिस एकोनिटिक भी कितने कार्बन का है? 6 कार्बन युक्त कंपाउंड है। तीसरा है बेटा फॉर्मेशन ऑफ आइसोसिट्रिक एसिड। फॉर्मेशन ऑफ आइसोसिट्रिक एसिड। अब जो इस स्टेप में आपके पास क्या बना? सिस एकोनिटिक
जो एसिड है उसका पुनः एकोनिडेज एंजाइम की उपस्थिति में जल योजन होता है, जिसके फलस्वरूप 6 कार्बन युक्त कौन सा एसिड बनता है? आइसोसिट्रिक एसिड बनता है। ये भी कितने कार्बन का है बेटा? 6 कार्बन। यहां तक की स्टेप कल अपन ने पढ़ी थी। चौथा स्टेप है बेटा फॉर्मेशन ऑफ अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। अब आपके पास जो 6 कार्बन युक्त क्या बना है? आइसोसिट्रिक एसिड बना है। इस आइसोसिट्रिक एसिड का क्या होता है? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। फोर्थ स्टेप में अपन क्या कह रहे हैं? फॉर्मेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड। तब अपन ने कहा कि थर्ड स्टेप में बना हुआ जो आइसोसिट्रिक एसिड है, इस आइसोसिट्रिक एसिड का क्या होता है? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। शब्द ध्यान में रखना बेटा, 2 शब्द आ रहे हैं। एक हो रहा है ऑक्सीडेशन और दूसरा हो रहा है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तो 2 शब्द आ गए, ऑक्सीडेशन यानी कि हाइड्रोजन आयन का बाहर निकलना क्या है? ऑक्सीडेशन। और डीकार्बोक्सिलेशन का क्या बेटा? CO2 के रूप में एक अणु का बाहर निकलना। अब आइसोसिट्रिक एसिड का कौन से एंजाइम की उपस्थिति में बेटा? आइसोसिट्रिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या होता है? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन है, इसका मतलब डीकार्बोक्सिलेशन के फलस्वरूप क्या बनेगा बेटा? CO2। और साथ में ऑक्सीडेटिव हो रहा है, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन आयन भी निकलेंगे। यहां ऑक्सीडेशन का मतलब हाइड्रोजन आयन बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन आयन का बाहर निकलना ऑक्सीडेशन, या 2 हाइड्रोजन आयन का बाहर निकलना अपन एक दूसरा नाम भी दे सकते हैं बेटा, डिहाइड्रोजिनेशन। अब इसका मतलब यहां डिहाइड्रोजिनेशन और साथ में डीकार्बोक्सिलेशन दोनों हो रहा है। अब डीकार्बोक्सिलेशन एंड डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन में का मतलब है हाइड्रोजन आयन का बाहर निकलना, हाइड्रोजन आयन का बाहर निकलना, वैसे क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तब अपन ने शब्द कह दिया क्या होता है? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के कारण डीकार्बोक्सिलेशन के फलस्वरूप आइसोसिट्रिक एसिड से क्या निकलता है बेटा? CO2 के रूप में कार्बन। और डिहाइड्रोजनेशन या ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप क्या निकलते हैं? हाइड्रोजन आयन। ये हाइड्रोजन आयन किसका बेटा? Na+ का। अब चेंज कर देते हैं किसमें? NaDH2। किसमें कर देते हैं? अब आइसोसिट्रिक एसिड से 2 हाइड्रोजन आयन हुआ है, एक CO2 का मॉलिक्यूल जब बाहर निकलता है तो बनने वाला कंपाउंड होता है अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। कितने कार्बन का हुआ? 5 कार्बन। कितने कार्बन का हुआ बेटा? 5 कार्बन का। तो ये पहला उत्पाद है जो कितने कार्बन का हुआ है? 5 कार्बन का बनता है। इसके साथ पहली बार क्या हो रहा है बेटा? डीकार्बोक्सिलेशन। आपके पास मॉलिक्यूल कितने लेकर चलते हैं अपन? पायरुवेट एसिड के 2 मॉलिक्यूल थे, तो एस्टाइल कोएंजाइम के भी कितने मॉलिक्यूल? 2। तो यहां प्रोसेस को कितना ले लो बेटा? एस्टाइल कोएंजाइम के भी कितने अणु हो गए? 2 अणु। ऑक्सोलोसिटिक एसिड के भी कितने लेने हैं? 2 अणु। सिट्रिक एसिड के भी कितने अणु बनेंगे? 2 अणु। फिर सिट्रिक एसिड के कितने अणु हैं? 2 अणु। तो यहां भी कितने बनेंगे बेटा? 2 अणु। तो फिर यहां सिस एक्वाटिक के भी कितने हो गए? 2 अणु। तो यहां भी कितने हो गए? 2 अणु। तो अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड आइसोसिट्रिक एसिड कितने अणु है? 2 अणु। तो NaDH2 के भी कितने अणु मिल जाएंगे बेटा? 2 अणु। CO2 के भी कितने अणु मिलेंगे? 2 अणु। अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड के भी कितने अणु मिलेंगे? 2। आपके पास फोर्थ स्टेप में किसका निर्माण हो गया बेटा? अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड का निर्माण। अब यहां तक की पूरी प्रोसेस में CO2 के कितने कार्बन निकल रहे हैं आपके पास? 2 कार्बन के। अगला चरण है बेटा
स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम। अगले स्टेप का नाम है बेटा फॉर्मेशन ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम। अब फोर्थ स्टेप में आपके पास क्या बना बेटा अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। आपको यहां एक अणु शो करना है लेकिन ध्यान रखना कितने अणु। अब ये कितने कार्बन का है बेटा 5 का। अब जो अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड है इस अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड का कौन से एंजाइम की उपस्थिति में बेटा अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में उनमें क्या होता है बेटा ऑक्सीडेटिव क्या होता है डी कार्बोक्सिलेशन। फिर कौन सा डी कार्बोक्सिलेशन हो रहा है बेटा ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन हो रहा है इसका मतलब हाइड्रोजन आयन भी बाहर निकलेंगे और साथ में क्या बाहर निकलेगा बेटा CO2 भी। अब साथ में इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है बेटा एक अणु HH से कोएंजाइम यानी कि कोएंजाइम की आवश्यकता होती है। अब अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड कितने कार्बन का है 5 कार्बन। इसका हो रहा है ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन। इसका मतलब क्या होगा बेटा CO2 भी बाहर निकलेगी। CO2 का एक अणु बाहर निकल गया और साथ में 2 हाइड्रोजन आयन NAD का रिडक्शन कर देंगे बेटा किसमें NAD प्लस का रिडक्शन कर देते हैं किसमें NADH2। अब अल्फा ग्लूटेरिक एसिड से 2 हाइड्रोजन आयन व एक अणु CO2 का बाहर निकलने के पश्चात जो कंपाउंड बनता है वो कौन सा होगा बेटा सक्सिनाइल कोएंजाइम। कितने कार्बन कंपाउंड होगा बेटा 4 कार्बन। अब अपन ने जो शुरुआत में कितना कार्बन कंपाउंड दिया था बेटा 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। इसका मतलब कितने अणु बाहर निकल गए 2 अणु लेकर चले गए अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड के। तो HH कोएंजाइम की कितनी आवश्यकता पड़ी बेटा 2 NADH2 के भी कितने अणु बन गए 2 CO2 के भी कितने निकल गए 2 यहां निकल गए 2 यहां पहले वाले रिएक्शन में निकल गए। कितने अणु निकाल रहे थे क्रेट साइकिल में अपन को CO2 के 4 अणु क्या हो गए बेटा बाहर निकल गए। इसका मतलब इसके पश्चात क्या नहीं होगा बेटा ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन नहीं। अगला स्टेप छठा स्टेप है बेटा फॉर्मेशन ऑफ सक्सिनिक एसिड। अब आपके पास 5वें स्टेप में जो सक्सिनाइल कोएंजाइम बना है इस सक्सिनाइल कोएंजाइम का सक्सिनिक थायोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या होता है बेटा जल योजन होता है या जल अपघटन होता है जिसके फलस्वरूप एक तक तो आपके पास 4 कार्बन कंपाउंड बन जाता है सक्सिनिक एसिड प्लस साथ में बाहर निकल जाता है बेटा HH कोएंजाइम। तो इस प्रोसेस के दौरान या जल अपघटन के दौरान इतनी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है कि मुक्त होने वाली ऊर्जा GDP ग्वानिन डाइफॉस्फेट के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ देता है जिसके फलस्वरूप इसका निर्माण होता है GTP यानी कि ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट बाद में बदल जाता है किसमें ATP में। अब एक सक्सिनाइल कोएंजाइम से एक ATP का निर्माण होता है 2 अणु है
तो ATP के भी कितने अणु मिल जाएंगे बेटा? 2 अणु। और सक्सेनाइल कोएंजाइम के कितने अणु मिल जाते हैं? 2 अणु। अगला स्टेप है सातवां स्टेप है बेटा फॉर्मेशन ऑफ फ्यूमेरिक एसिड। अब जो आपके पास 4 कार्बन युक्त सक्सिनिक एसिड बनता है, उस सक्सिनिक एसिड का सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन होता है, या अपन कह सकते हैं डिहाइड्रोजिनेशन होता है। जिसका सक्सिनिक एसिड का सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में डिहाइड्रोजिनेशन होता है। डिहाइड्रोजिनेशन का अर्थ है किसका बाहर निकलना? हाइड्रोजन आयन का बाहर निकलना। हाइड्रोजन आयन का बाहर निकलना दूसरा शब्द क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में सक्सिनिक एसिड का ऑक्सीडेशन होता है, जिसके फलस्वरूप कौन सा एसिड बनता है बेटा? फ्यूमेरिक एसिड बनता है। क्या बनता है बेटा? फ्यूमेरिक एसिड। अब निकलने वाले हाइड्रोजन आयन रिडक्शन कर देते हैं बेटा किसका? FAD का। किसमें? FADH2 में। मॉलिक्यूल कितने लेकर चलेंगे? 2 मॉलिक्यूल लेकर चलेंगे। तो यहाँ FADH2 के भी कितने मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे बेटा? 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। और साथ में फ्यूमेरिक एसिड के भी कितने अणु बन गए? 2 अणु। अगला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ मेलिक एसिड। अब जो आपके पास क्या बना बेटा? फ्यूमेरिक एसिड बना है, उस फ्यूमेरिक एसिड का कौन से एंजाइम की उपस्थिति में? फ्यूमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में जल योजन होता है, जिसके फलस्वरूप क्या बनता है बेटा? मेलिक एसिड बनता है। अगला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। साइक्लिक प्रोसेस तभी पूरी मानी जाती है बेटा जिस प्रोडक्ट से अपन शुरू करते हैं उस प्रोडक्ट का यदि पुनर्निर्माण नहीं होता है तो वो साइक्लिक प्रोसेस में सम्मिलित नहीं कहलाता है। अब यहाँ एस्टाइल कोएंजाइम सबसे पहले किसके साथ जुड़ा था? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के साथ। यदि ऑक्सैलोएसिटिक एसिड का पुनर्निर्माण होगा तभी तो वो नए एस्टाइल कोएंजाइम क्या करेगा बेटा? ग्रहण करेगा और क्रेब साइकिल पुनः शुरू हो जाएगा। यदि ऑक्सैलोएसिटिक एसिड का निर्माण नहीं होगा तो साइक्लिक प्रोसेस वही क्या हो जाएगी बेटा? रुक जाएगी। इसलिए साइक्लिक प्रोसेस में जहां से प्रोसेस शुरू होती है उस प्रोडक्ट का पुनर्निर्माण होना जरूरी होता है। अब अगला स्टेप है बेटा लास्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। आपके पास क्या बना बेटा? मेलिक एसिड बना। इस मेलिक एसिड का मेलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या होता है? डिहाइड्रोजिनेशन होता है। मेलिक एसिड का मेलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या होता है? डिहाइड्रोजिनेशन होता है। डिहाइड्रोजिनेशन होने से क्या बनेगा बेटा? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ये प्रोसेस अपन पढ़ चुके हैं। कौन से स्टेप में बेटा? C4 साइकिल जो है उसमें सबसे पहले CO2 को कौन ग्रहण करता है? PP CO2 ग्रहण करके क्या बनाता है? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड का रिडक्शन होता है तो क्या बनता है? मेलिक एसिड। अब यहाँ रिडक्शन के अपचयन के स्थान पर क्या करा दो? डिहाइड्रोजिनेशन। इसका मतलब मेलिक एसिड से 2 हाइड्रोजन आयन बाहर निकाल दो, क्या बन जाएगा? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के साथ 2 हाइड्रोजन जोड़ दो, क्या बन जाएगा? मेलिक एसिड। अब मेलिक एसिड के डिहाइड्रोजनेशन से मुक्त होने वाले हाइड्रोजन आयन किसका बेटा? NAD का। किसमें रिडक्शन कर देते हैं? NADH2 में। और उसके फलस्वरूप आपके पास क्या बन जाएगा? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ये ऑक्सैलोएसिटिक एसिड पुनः पायरुवेट एसिड के डिकार्बोक्सिलेशन से बनने वाले
एसिड कोएंजाइम को ग्रहण करके वापस सिट्रिक एसिड का निर्माण करता है और इस प्रकार ये दिन भर साइक्लिक प्रोसेस दिन रात का होती रहती है चलती है। अब मैंने क्या कहा था कि इन लेसन में थ्योरी के साथ साथ आपको क्या आना चाहिए बेटा, उसका पाथवे भी आना चाहिए। अब वो पाथवे कैसे आपको बनाना है वो देखो। परीक्षा के अंदर फाइनली आपके पास सिलेबस में बेटा इस प्रकार की पाथवे आएगी। पाथवे में सबसे पहले ये आपके पास क्या बना था बेटा, पायरुविक एसिड बना था। किससे बना था, ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लाइकोलाइसिस से बने हुए पायरुविक एसिड का क्या हुआ बेटा, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। क्या बनी, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के होने के कारण दो हाइड्रोजन आयन बने थे बेटा। वो हाइड्रोजन आयन NAD+ का रिडक्शन किया था किसमें, NADH2 में। तब उसके फलस्वरूप आपके पास क्या बना था बेटा, दो कार्बन कंपाउंड कौन सा, एस्टाइल-CoA। अभी आप पायरुविक एसिड के कितने मॉलिक्यूल को लेकर चल रहे हो बेटा, एक मॉलिक्यूल को लेकर चल रहे हो। अब एस्टाइल-CoA एंजाइम किसके साथ रिएक्शन करता है बेटा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ। कौन से एंजाइम की उपस्थिति में, सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में, साथ में जल योजन। इसका मतलब एक अणु यहां किसकी आवश्यकता पड़ रही है बेटा, जल की आवश्यकता पड़ रही है। तब उसके फलस्वरूप आपके पास क्या बना था बेटा, 6 कार्बन कंपाउंड कौन सा, सिट्रिक एसिड बना। कितना मॉलिक्यूल बना बेटा, अपन एक मॉलिक्यूल लेकर चल रहे हैं तो सिट्रिक एसिड का कितना मॉलिक्यूल बना, एक। अब सिट्रिक एसिड से कौन से एंजाइम की उपस्थिति में, एकोनिटेज एंजाइम की उपस्थिति में एक अणु जल का क्या हो गया बेटा, बाहर निकल गया। तो क्या बना, सिस एकोनिटिक एसिड। क्या बना बेटा, सिस एकोनिटिक एसिड। सिस एकोनिटिक एसिड के साथ एकोनिटेज एंजाइम की उपस्थिति में पुनः क्या हो जाता है बेटा, जल योजन हो जाता है। यहां जल का अणु बाहर निकलता है, यहां जल का अणु पुनः जुड़ जाता है। तो उसके फलस्वरूप क्या बनता है बेटा, आइसोसिट्रिक एसिड बनता है। क्या बनता है, आइसोसिट्रिक एसिड। ये कितने कार्बन कंपाउंड था, 4 कार्बन। एस्टाइल-CoA एंजाइम कितने कार्बन कंपाउंड था बेटा, 2 कार्बन। सिट्रिक एसिड कितने कार्बन कंपाउंड हो गया, 6 कार्बन। ये भी कितने कार्बन कंपाउंड हो गया, 6 कार्बन। ये भी कितने कार्बन कंपाउंड हो गया बेटा, 6 कार्बन का एसिड हो गया। अब आइसोसिट्रिक एसिड का बेटा आगे अगले स्टेप में क्या हुआ, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होने से एक अणु तो किसका बाहर निकल गया, CO2 का। साथ में ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है तो हाइड्रोजन आयन, वो हाइड्रोजन आयन बेटा किसका, NAD का। रिडक्शन कर दिया किसमें, NADH2 में। तो उसके फलस्वरूप क्या बना बेटा, एक कार्बन कम होते ही 5 कार्बन कंपाउंड बना, कौन सा बेटा, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। कौन से एंजाइम की उपस्थिति में, तो 2 एंजाइम दे सकते हो, आइसोसिट्रिक एसिड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम या आइसोसिट्रिक एसिड डी कार्बोक्सिलेज। क्या बना बेटा, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड। अब अल्फा कीटोग्लूटेरिक जो एसिड है उसका पुनः क्या हुआ बेटा, पुनः ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुआ। कौन से एंजाइम की उपस्थिति में, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक
एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में, तो उससे पुनः क्या बाहर निकाल दोगे CO2 का एक मॉलिक्यूल, साथ में क्या बने NAD प्लस, निकलने वाले हाइड्रोजन NAD का रिडक्शन कर देंगे किसमें NADH2, तो क्या बनता है बेटा अल्फा कीटोन्यूक्लिक एसिड से क्या बनेगा, साथ में यहां ध्यान रखना एक मॉलिक्यूल किसकी आवश्यकता होती है बेटा HS कोएंजाइम, तो उसके फलस्वरूप क्या बनता है बेटा 4 कार्बन कंपाउंड कौन सा सक्सिनाइल कोएंजाइम, क्या बना बेटा सक्सिनाइल कोएंजाइम। अब सक्सिनाइल कोएंजाइम कौन से एंजाइम की उपस्थिति में बेटा सक्सिनिक थायोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या होता है बेटा जल योजित होता है, इसका मतलब क्या बात जुड़ता है जल जुड़ता है, तो उसके फलस्वरूप क्या बनता है बेटा 4 कार्बन कंपाउंड कौन सा सक्सिनिक एसिड बनता है, साथ में यहां इतनी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है कि मुक्त होने वाली ऊर्जा बेटा किसको किसके साथ GDP के साथ किसको जोड़ देती है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, तो उसके फलस्वरूप क्या बनता है GTP, और GTP बाद में बदल जाता है किसमें ATP में, किसमें बदल जाता है ATP में। अब सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या होता है बेटा ऑक्सीडेशन, तो उसके फलस्वरूप 2 हाइड्रोजन आयन बाहर निकलते हैं, यह हाइड्रोजन आयन FAD का रिडक्शन कर देते हैं किसमें FADH2 में, और साथ में 2 हाइड्रोजन आयन निकलने से क्या बनता है बेटा फ्यूमेरिक एसिड, कौन सा एसिड बनता है बेटा फ्यूमेरिक एसिड। अब फ्यूमेरिक एसिड फ्यूमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या हो जाता है बेटा जल योजित, तो उसके फलस्वरूप क्या बनता है मेलिक एसिड। अब मेलिक एसिड का कौन से एंजाइम की उपस्थिति में बेटा मेलेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या होता है डिहाइड्रोजनेशन, जिसके फलस्वरूप हाइड्रोजन आयन मुक्त होते हैं, 2 हाइड्रोजन आयन जो NAD का रिडक्शन कर देते हैं किसमें NADH2 में, और मेलिक एसिड से 2 हाइड्रोजन आयन बाहर निकलते हैं, क्या बचता है बेटा ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ये ऑक्सैलोएसिटिक एसिड पुनः पायरुविक एसिड के एस्टाइल कोएंजाइम से डीकार्बोक्सिलेशन के फलस्वरूप बनेगी, एस्टाइल कोएंजाइम को ग्रहण करके वापस सिट्रिक एसिड का और इस प्रकार ये दिन भर चक्र क्या चलता रहता है। ये आपके पास हो गया था कौन सा साइकिल क्रेट से। अब क्रेट साइकिल में क्या बना, तो पहले आप कितने मॉलिक्यूल को लेकर चल रहे बेटा, आपको तो यहां से क्रेट साइकिल यहां से शुरू करना है एस्टाइल कोएंजाइम से, तो एस्टाइल कोएंजाइम के एक अणु को अगर अपन लेते हैं तो कितने अणु CO2 के बाहर निकलते बेटा 2 अणु CO2 के बाहर निकलते। यदि अपन एस्टाइल कोएंजाइम के 2 अणु को लेकर चलते हैं तो कितने अणु हो गए बेटा 4। 2 अणु CO2 के कहां निकल गए, पायरुविक एसिड के एक अणु का डीकार्बोक्सिलेशन होने पर एक CO2 का अणु बाहर निकलता है, जिसके फलस्वरूप एस्टाइल कोएंजाइम का एक अणु बनता है। पायरुविक एसिड के अपने पास ग्लाइकोलाइसिस के फलस्वरूप अणु कितने बने 2, तो एस्टाइल कोएंजाइम के भी 2 अणु, तो CO2 के भी कितने अणु बेटा 2 अणु, तो टोटल कितने अणु हो गए 6 अणु, यानी ग्लूकोज का क्या हो गया पूर्ण ऑक्सीजन। अब एस्टाइल कोएंजाइम के एक अणु को अगर अपन लेकर चलते हैं तो CO2 के कितने अणु निकले बेटा आपके पास 2। साथ में क्या बना, एक अणु NADH2 का यहां बन गया, एक अणु NADH2 का यहां बन गया, और एक अणु NADH2 का क्या बन गया यहां। तो कितने अणु NADH2 के बन गए बेटा 3 अणु किसके बन गए NADH2।
साथ में एक अणु आपके पास किसका बन गया बेटा, FADH2 का, और साथ में एक अणु आपके पास किसका बन गया बेटा, GTP के थ्रू ATP। तब आपको 2 पॉइंट और आने चाहिए बेटा, और ओवर रिएक्शन ऑफ क्रेब्स साइकिल और एनर्जी बैलेंस। अब आपने देखा होगा बेटा इस रिएक्शन में या इस पूरी साइक्लिक प्रोसेस में आपके पास एक अणु आपने किसका लिया है, H2OH, बाहर से जो आ रहा है वो अपन रिएक्शन में दर्शाते, आपने एक अणु किसका लिया है, H2OH, प्लस आपने क्या लिया बेटा, एक अणु आपने जल का यहां लिया है, यहां बाहर निकल गया, यहां अंदर आ गया, ये बैलेंस क्या हो गया बेटा पूरा। एक जल का अणु आपने यहां लिया है और एक जल का अणु आपने यहां लिया है, तो कितने अणु जल के हो गए, 3 अणु किसके हो गए बेटा, H2। साथ में यहां आपने HS कोएंजाइम क्या हो रहा है बेटा, यहां बाहर निकल रहा है, इस रिएक्शन में दर्शा दो, यहां HS कोएंजाइम यूज हो रहा है, यहां HS कोएंजाइम वापस बाहर निकल रहा है, तो ये HS का बैलेंस बराबर हो गया, ये यहां बाहर निकल रहा है, वो बाद में अपन दिखाऊंगा। साथ में 3 अणु किसके लिए बेटा आपने, NAD प्लस के, एक अणु आपने किसका लिया बेटा, FAD प्लस का, एक अणु आपने किसका लिया बेटा, GDP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये तो आपने लिया है, बना क्या बेटा आपके पास, तो 2 अणु किसके बन गए आपके पास, CO2 प्लस 3 अणु जो आपने NAD के लिए है वो किससे बन गए बेटा, 3 NADH2 के, एक अणु किसका बन गया, FADH2 का, एक अणु किसका बन गया बेटा, GTP का, और साथ में एक अणु किसका बाहर निकल गया, HSO2। ये ऑल ओवर रिएक्शन हो गई बेटा किसकी, सॉरी क्रेब्स साइकिल। अब क्रेब्स साइकिल में अगर अपन एनर्जी बैलेंस देखें बेटा, तो कितने अणु बने, एक एच टाइप कोएंजाइम्स, NADH2 के कितने अणु बेटा, 3 अणु। एक अणु आगे जाकर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम में कैसे देता है वो अपन आगे पढ़ेंगे। कितने अणु देता है बेटा, 3 ATP, तो 3 NADH2 से कितने बन जाएंगे, 3 3 9 ATP। एक अणु आपके पास FAD का बना है, वो ETS में देता है 2 ATP, तो एक बनने के कारण 2 ATP किससे हो गए बेटा, FADH2 से, और एक ATP डायरेक्टली बनी है, तो कुल कितने ATP हो गए बेटा, 12 ATP। क्रेब्स साइकिल्स के द्वारा ग्लूकोज के एक अणु का पूर्ण ऑक्सीकरण होने पर ETS सहित एच टाइप कोएंजाइम का पूर्ण ऑक्सीकरण होने पर कितने एटीपी बनते हैं बेटा, 12 एटीपी। अणु कितने आपके पास, 2 एटीपी, सॉरी 2 एच टाइप कोएंजाइम के, तो दुगुना कर दो, तो क्रेब्स साइकिल्स में दोनों एच टाइप कोएंजाइम के अणु से कितने बेटा, 24 एटीपी का निर्माण होता है। यदि पाइरुविक एसिड से लेकर चलते हैं तो NADH2 के कितने अणु बन गए आपके पास बेटा, 2 अणु, 2 से कितने बन जाएंगे, 1 से 3 एटीपी, तो टोटल कितनी हो जाएगी बेटा, 6 एटीपी और हो जाती है। तो इस प्रकार पाइरुविक एसिड के एक अणु का पूर्ण ऑक्सीकरण होने पर 2 अणुओं से 30 एटीपी बन रही है ATH सहित, तो एक अणु से कितने बेटा, 15 एटीपी।
कितनी एटीपी? 15 एटीपी, और बाकी क्या हो जाएगा बेटा? 2 से 30 एटीपी।